हाय गाइस, कैसे हो। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वांग लिन में अपने ग्रैंड एम्पीरियन द्वारा दिए गए गोल्डन प्रिंट से दू किंग को पूरी तरह डरा दिया। फाइट वहीं रुक गई और दू किंग वांग लिन का बैकग्राउंड समझकर दुश्मन से प्रोटेक्टर बन गया। इसके बाद वांग लिन ने हेवनली बुल कॉन्टिनेंट की अर्थ फायर वेन को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। फायर एसेंस और विल ऑफ फायर को डिवोर करते हुए उसकी वर्मिलियन बर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। दू किंग शॉक में था क्योंकि वांग लिन एसेंस ट्रू बॉडी बनाने के बिल्कुल करीब था, जो सिर्फ लेजेंड्स में ही सुना गया था। इसी वक्त एंशिएंट डाओ कंट्री में शुआनलो ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया वो आ रहा है। अब आगे क्या होगा, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। शुआनलो ने धीरे से कहा कि उसके दिए हुए गोल्डन प्रिंट की वजह से वांग लिन सेलेस्टियल लैंड में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब जब वो वहां पहुंच चुका है तो उसे लेने जाने की कोई जल्दी नहीं है। शुआनलो चाहता है कि वांग लिन वहीं रहकर अपनी स्किल्स को और निखारे ताकि भविष्य में वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। वो खुद सेलेस्टियल्स की जमीन पर नहीं जाएगा क्योंकि उसका स्टेटस इतना बड़ा है कि वहां बार बार जाना मुसीबत को न्योता देना होगा। जैसे अगर सेलेस्टियल्स के ग्रैंड एम्पीरियन एंशिएंट कंट्री में बार बार आए तो उन पर हमला भी हो सकता है। पिछली बार जब शुआनलो वहां से लौटा था तो उसे चोटें आई थी, इसलिए वो बंद कमरे में साधना कर रहा था। लेकिन उसकी असली परेशानी चोटें नहीं बल्कि ये थी कि वो वांग लिन का इंतजार नहीं कर पाया। अब जब उसका पछतावा खत्म हो चुका था तो उसकी चोटें भी उसके लिए मायने नहीं रखती थीं। शुआनलो ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य वांग लिन, ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट तुम्हारा घर है और एंशिएंट दाओ तुम्हारा वतन। तुम्हारा गुरु यहीं तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगा। इतना कहकर वो गहरी साधना में लीन हो गया। इधर हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में वांग लिन एक दहकते हुए आग के गोले के पास बैठा था और उसमें लगातार सील्स भेज रहा था। इससे उसके अंदर की वर्मिलियन बर्ड और भी स्पष्ट हो गई और उसकी दहाड़ और भी तेज हो गई। वांग लिन ने कहा, एसेंस ट्रू बॉडी फॉर्म हो जाओ। कुछ घंटों बाद जब वर्मिलियन बर्ड पूरी तरह चमकने लगी तब उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाया। ये आवाज़ दू किंग के कानों में बिजली की तरह गूंजी। वो घबरा गया और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वांग लिन सच में एसेंस ट्रू बॉडी बना रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, 10 फुट का आग का गोला जोरदार तरीके से गरजने लगा और उसके अंदर की वर्मिलियन बर्ड स्थिर हो गई। उसके पर जलने लगे और धीरे धीरे इंसानी पैरों का रूप लेने लगे। एसेंस ट्रू बॉडी का निर्माण शुरू हो चुका था। दू किंग ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये पहली बार था जब उसने किसी को एसेंस ट्रू बॉडी बनाते देखा था। इस दृश्य ने उसके लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया। उसने 7वीं आर्केन ट्रिब्यूलेशन पार कर ली थी, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अब इस दृश्य ने उसकी फायर एसेंस को और मजबूत कर दिया। लेकिन ये सब जितना आसान दिख रहा था, वांग लिन के लिए उतना ही मुश्किल था। उसके चेहरे पर पसीना था जो तुरंत भाप बनकर उड़ रहा था, जिससे वो धुंध में घिरा हुआ लग रहा था। उसके पास पूरी बॉडी बनाने के लिए पर्याप्त फायर एसेंस नहीं थी। हालांकि उसने 16 ब्रांच वेन्स और एक चाइल्ड वेन को निगला था, जिससे उसकी आग में एक अलग ही जिद पैदा हो गई थी जो हेवनली बुल की जमीन की आग से टकरा रही थी। फिर भी वो सिर्फ पैर ही बना पाया। आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, जैसे वो बुझने वाला हो। ये देखकर वांग लिन समझ गया कि फायर एसेंस कम पड़ रही है। उसने तुरंत जमीन पर हाथ रखा और अपनी डिवाइन सेंस को पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाना शुरू कर दिया। हजारों, लाखों और फिर करोड़ों किलोमीटर तक उसकी शक्ति फैल गई। ये पहली बार था जब उसने इतने बड़े इलाके को अपनी मुट्ठी में लिया था। इस क्षेत्र में 172 ब्रांच फायर वेन्स और 2 चाइल्ड अर्थ फायर वेन्स मौजूद थीं। वांग लिन ने कहा, 172 अर्थ फायर सोल्स, मेरे लिए बाहर निकलो। उसके चिल्लाते ही पूरी जमीन कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे और उनके अंदर से आग के ड्रैगन की आत्माएं बाहर निकलने लगी। कहीं मैदान फट गए और वहां से लावा बहने लगा, कहीं नदियां सूख गईं और हर जगह से आग के ड्रैगन आसमान में उड़ने लगे। कुल 172 ड्रैगन तूफान की तरह वांग लिन की ओर बढ़े। दू किंग ये सब देखकर इतना हैरान था कि वो सांस लेना तक भूल गया। सारे ड्रैगन उस आग के गोले में समा गए। वर्मिलियन बर्ड ने उन्हें निगल लिया और अब एसेंस ट्रू बॉडी के हाथ भी बन गए। वर्मिलियन बर्ड ने खुशी की एक जोरदार दहाड़ लगाई। अब पैर और हाथ बन चुके थे, बस सिर और धड़ बाकी थे। दू किंग कांपते हुए पीछे हट गया और सोचने लगा कि अगर वांग लिन ने अपने 7 एसेंस की ट्रू बॉडी बना ली तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई।
वांगलिन अब हाँफ रहा था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। उसने फिर जमीन पर हाथ रखा और दो और बड़ी शक्तियों को पुकारा। उसने कहा, दोनों चाइल्ड वेन ड्रैगन सोल्स, मेरे लिए बाहर निकलो। उसी क्षण दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में भयंकर धमाके हुए। एक तरफ बर्फ से ढका पहाड़ पिघलकर लावा बन गया और वहां से एक ड्रैगन निकला। दूसरी तरफ समंदर के बीच से एक पानी का ड्रैगन उठा, जो देखते ही देखते दहकते हुए लावा में बदल गया। दोनों ड्रैगन आसमान को चीरते हुए वांगलिन की ओर बढ़े, मानो आसमान में आग लग गई हो। उनकी दहशत देखकर दू किंग का चेहरा पीला पड़ गया। वांगलिन ने छलांग लगाई और उनका सामना करने आगे बढ़ा। उसने कहा, दू किंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इनमें से एक ड्रैगन सोल को आधे घंटे तक रोको। दू किंग ने हिम्मत जुटाई और अपनी शक्ति से एक लकड़ी का शरीर बनाकर एक ड्रैगन की ओर बढ़ गया। उसने 7 आर्केन ट्रिब्यूलेशन पार कर ली थी और भले ही वो अभी वॉइड ट्रिब्यूलेंट के शुरुआती स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी असली ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अगर वांगलिन के पास इतने अनोखे तरीके ना होते तो ऐसे व्यक्ति को झुकाना लगभग नामुमकिन था। वो बेहद सावधान और मौन स्वभाव का था, जो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वांगलिन की मदद के लिए उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी रोशनी फैल गई और उसका वेट एसेंस प्रकट हो गया। सामने मौजूद ड्रैगन सोल ने भयंकर दहाड़ मारी, लेकिन जैसे ही वो दू किंग के पास पहुंचा, वो कांपने लगा, मानो उसका वजन एक ही पल में लाखों गुना बढ़ गया हो। वो दर्द से कराहता हुआ आसमान से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा, लेकिन वेट एसेंस की पकड़ से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ड्रैगन संघर्ष कर रहा था, दू किंग के शरीर से आग बेकाबू होकर फैलने लगी। वो आग उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी, मानो पलटकर उसी पर हमला करने वाली हो। वांगलिन ने ये देखा और उसे दू किंग के वेट एसेंस की एक नई समझ मिली। उसने अपनी डिवाइन सेंस का एक छोटा हिस्सा दू किंग पर नजर रखने के लिए छोड़ा और अपना पूरा ध्यान सामने खड़े लावा ड्रैगन पर केंद्रित कर दिया। वो पर्पल फायर ड्रैगन अत्यंत भयानक गर्मी छोड़ रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जल उठेगी। उसके चारों ओर काले धुएं के बादल घूम रहे थे। वो साधारण ड्रैगन सोल नहीं, बल्कि किसी डेमोनिक ड्रैगन जैसा लग रहा था। जैसे ही वो काले धुएं से घिरा फायर ड्रैगन वांगलिन की ओर झपटा, वांगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना दायां हाथ उठाया और एक सील बनाई। हाथ घुमाते ही खून जैसी लाल रोशनी चमकी। उसके सामने एक ब्लड स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने बिना झिझक उस फायर ड्रैगन सोल पर वार कर दिया। इस एक वार ने मानो पूरे आसमान का रंग बदल दिया और बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही ब्लड लाइट फायर ड्रैगन से टकराई, एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। ड्रैगन दर्द से तड़प उठा और ब्लड स्वॉर्ड से बचने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। पीछे हटते ही ब्लड स्वॉर्ड ने उसके शरीर का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया। धमाकों की गूंज के बीच वो घायल ड्रैगन सोल पीछे हटने लगा। वांगलिन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपनी एसेंस ट्रू बॉडी बनाने के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर था। बिना देर किए वो तेजी से आगे बढ़ा, उस कटे हुए हिस्से को पकड़ा और सीधे फायर बॉल के अंदर फेंक दिया। फायर बॉल ने उस हिस्से को तुरंत सौंख लिया और उसकी ज्वाला पहले से भी ज्यादा भयंकर हो गई। जिस एसेंस ट्रू बॉडी के हाथ पैर पहले ही बन चुके थे, अब उसके धड़ बनने के संकेत दिखने लगे। वांगलिन बिजली की रफ्तार से 10,000 फीट का फासला पार कर ड्रैगन सोल के ऊपर पहुंच गया। उसकी गति बादलों जैसी थी। भले ही वो दू किंग की तरह ड्रैगन को दबा नहीं सकता था, लेकिन उसकी तलवार की धार बेहद घातक थी। उसी क्षण वांगलिन ने फायर ड्रैगन के ऊपर खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाया और उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस रोशनी को देखकर दू किंग का दिल दहशत से कांप उठा। उसकी आंखों में वांगलिन के हाथ में मौजूद गोल्डन प्रिंट की परछाई साफ दिख रही थी। जैसे ही गोल्डन प्रिंट प्रकट हुआ, फायर ड्रैगन डर के मारे कांपने लगा और उसकी आंखों में खौफ भर गया। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। उसे वांगलिन ने जबरदस्ती बुलाया था। गोल्डन प्रिंट को देखते ही वो भागने लगा। एक ही पल में वो हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गया और सिर्फ एक काला बिंदु बनकर रह गया। वांगलिन बिल्कुल शांत रहा। उसने दूर भागते हुए ड्रैगन की ओर इशारा किया। गोल्डन प्रिंट तेज चमक के साथ उसके पीछे दौड़ा। वांगलिन ने पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और अपना ध्यान उस दूसरे ड्रैगन पर केंद्रित कर दिया जिसे दू किंग ने दबा कर रखा था। तभी दूर से एक भीषण धमाका सुनाई दिया। सुनहरी रोशनी चमकी और गोल्डन प्रिंट वापस लौट आया। उसके अंदर फायर ड्रैगन की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, जो अंदर से बेबस होकर दहाड़ रहा था। ये देखकर दू किंग की धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, मानना पड़ेगा ये ग्रैंड एम्पीरियन का खजाना वाकई कमाल का है। लगता है आपने अभी तक इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया।
उसकी आंखों में चमक थी और उसने वांगलिन की ओर मुस्कुराकर देखा। बधाई हो, आपने 2 चाइल्ड अर्थ फायर वेन्स हासिल कर ली हैं। अब आपकी एसेंस ट्रू बॉडी जल्द ही पूरी हो जाएगी। वांगलिन ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। उसने अपना हाथ गोल्डन प्रिंट पर रखा। उसके अंदर से एक ड्रैगन सोल निकली और सीधे फायरबॉल की ओर उड़ गई। जैसे ही फायरबॉल ने उसे अपने अंदर समाया, एक जोरदार गरज हुई और एसेंस ट्रू बॉडी का धड़ बनना शुरू हो गया। लेकिन आधा धड़ बनने के बाद आग कमजोर पड़ने लगी, मानो बुझने वाली हो। वांगलिन ने हल्की चिंता के साथ दुकिंग की ओर देखा। दुकिंग समझ गया कि वो क्या चाहता है। उसने जिस ड्रैगन सोल को दबाकर रखा था, उसे फायरबॉल की ओर छोड़ दिया। वो ड्रैगन तुरंत वहां पहुंचा और फायरबॉल ने उसे भी सौंख लिया। उसकी आखिरी दहाड़ के साथ वो पूरी तरह समा गया। एक और चाइल्ड अर्थ फायर वेन मिलने से आग फिर भड़क उठी और एसेंस ट्रू बॉडी का बाकी धड़ भी बनने लगा। अब उस एसेंस ट्रू बॉडी के पास धड़, हाथ और पैर तो थे, लेकिन उसका सिर अभी भी वर्मिलियन बर्ड जैसा था, जो देखने में बेहद अजीब और रहस्यमय लग रहा था। लेकिन आग की ताकत अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और वो फायरबॉल अचानक फट गया। वो आग की छोटी छोटी बूंदों में बदल गया, जिन्हें उस बिना सिल वाली फायर एसेंस ट्रू बॉडी ने सोख लिया। जैसे ही फायरबॉल पूरी तरह खत्म हुआ, उस अधूरी एसेंस ट्रू बॉडी से एक बेहद ताकतवर दबाव निकलने लगा। दुकिंग जो पास ही खड़ा था, ये महसूस करते ही दंग रह गया। इतनी शक्तिशाली बॉडी देखकर उसके मन में वहां से दूर भाग जाने का ख्याल आने लगा। इससे साफ था कि एक एसेंस ट्रू बॉडी कितनी खतरनाक होती है। दुकिंग ने कहा, ये अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, फिर भी इसका दबाव इतना भयानक है। उसने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। वो भी अपनी खुद की एसेंस ट्रू बॉडी बनाना चाहता था। वांगलिन ने कहा, 188 ब्रांच वेन्स और 3 चाइल्ड वेन्स मिलने के बाद भी मैं एसेंस ट्रू बॉडी को पूरा नहीं कर पाया। ये वाकई बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसमें हैरानी की बात नहीं कि ये केव वर्ल्ड में कभी बन ही नहीं पाई, वहाँ इतने संसाधन हैं ही नहीं। वांगलिन ने ठंडी सांस भरी। अब उसे एहसास हुआ कि एसेंस ट्रू बॉडी बनाना कितना बड़ा काम है और वो थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा फायर एसेंस की ज़रूरत होती है। पता नहीं इसका सिर बनाने के लिए और कितनी आग चाहिए होगी। ये सोचते ही वो बिना सिर वाली फायर एसेंस ट्रू बॉडी अचानक आग की धारा में बदल गई और वांगलिन की बाईं आंख में समा गई। जैसे ही वो उसकी आंख में समाई, वहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ। आग का पुराना निशान गायब हो गया और उसकी जगह डबल प्यूपल्स यानी 2 पुतलियां दिखाई देने लगी। ये आंखें बेहद रहस्यमय और खतरनाक लग रही थीं। वांगलिन ने सिर झटका और आगे बढ़ा। जैसे ही वो चला, उसके पीछे एक परछाई उभरी। वो बिल्कुल उसके साथ चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इस बदलाव ने दुकिंग को हैरान कर दिया। उसने कहा, क्या ये वही परिवर्तन है जो एसेंस ट्रू बॉडी बनने के बाद होता है? मैंने ग्रेट सोल सेक्ट के पूर्वज को कई बार देखा है। उनके पीछे भी हमेशा ऐसी ही एक शैडो रहती है। वो जो भी करते हैं वो परछाई भी वैसा ही करती है, खासकर जब वे स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। वांगलिन ने थोड़ा सोचा। उसने भी महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव आया है। कुछ देर बाद उसके पीछे की शैडो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर गायब हो गई। उसने कहा, चलो वापस ब्लू ड्रैगन सेक्ट चलते हैं, मुझे वहाँ कुछ समय रुकना होगा। ये सुनकर दुकिंग खुश हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। फेलो कल्टिवेटर वांग, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने सभी शिष्यों को भेजूंगा ताकि वे अर्थ फायर ड्रैगन वेन्स ढूंढें और एल्डर्स को भेजकर उन्हें निकालें ताकि आप उनका उपयोग कर सकें। वांगलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और दोनों रोशनी की किरण बनकर वहां से निकल गए। पहाड़ के नीचे की चाइल्ड वेन धीरे धीरे सूख रही थी। हेवनली बुल कॉन्टिनेंट के ऊपर से 2 रोशनी की किरणें तेजी से गुजर रही थी। दुकिंग की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा थी, इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से वांगलिन से तेज था। आगे बढ़ते हुए वो वांगलिन को देख रहा था और सोच में डूबा था। उसने मन ही मन कहा, आखिर इस आदमी की असली कल्टीवेशन लेवल क्या है? देखने में तो ये स्पिरिट वॉइड के पीक पर लगता है, लेकिन इसने मेरे 2 हमले झेल लिए और ऐसा नहीं लगा कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई हो। दुकिंग ने सोचा, कोई अपनी कल्टीवेशन छुपा सकता है, लेकिन उसकी गति हमेशा सच बता देती है। देखते हैं ये कितना तेज है। ये सोचकर उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। वो वांगलिन से आगे निकल गया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। फिर उसने खुद को रोका और सोचा, मुझे ये ज़्यादा साफ तरीके से नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा परखना है। आखिरकार ग्रैंड एम्पीरियन तक पहुंचने के लिए मुझे वांगलिन की ज़रूरत है। ये सोचकर दुकिंग ने अपनी गति को नियंत्रित रखा और हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। जब उसने देखा कि वांगलिन उसके साथ नहीं चल पा रहा है, तो वो अपनी रफ्तार कम करने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वांगलिन की ठंडी नज़रें उस पर टिक गईं।
वांगलिन ने अपना दाया हाथ लहराया और एक काली धुंध फैलने लगी। उस धुंध के अंदर से एक बेहद खतरनाक दहाड़ गूंजी, इतनी भयानक कि किसी का दिमाग हिला दे। दू किंग ने जैसे ही वो दहाड़ सुनी, उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगा मानो उसका शरीर टूटकर बिखर जाएगा। वो दहाड़ किसी भयंकर दरिंदे की थी जो सब कुछ चीर देने को तैयार था। दू किंग बुदबुदाया, ये कैसा जानवर है? तभी उस काली धुंध से मस्कीटो किंग प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर, पहाड़ जैसा आकार जिसे उसने थोड़ा छोटा कर लिया था, और पूरे शरीर पर फैले काले कांटे, ये सब देखकर दू किंग के होश उड़ गए। वांगलिन ने शांत स्वर में कहा, फेलो कल्टिवेटर दू, आप बहुत धीरे चल रहे हैं, आपको थोड़ा तेज होना पड़ेगा। इतना कहकर वो आराम से मस्कीटो किंग पर सवार हो गया। अगले ही पल वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि आंखों से ओझल हो गया। उस रफ्तार ने दू किंग को पूरी तरह हिला दिया। वांगलिन और मस्कीटो किंग को दूर गायब देखकर उसके चेहरे पर कड़वाहट और बेदसी झलकने लगी। उसका मन कर रहा था कि खुद को थप्पड़ मार ले। अपने डर को दबाते हुए उसने पूरी ताकत लगाई और उनका पीछा करने के लिए उड़ पड़ा। दू किंग ने खुद को समझाते हुए कहा, इस आदमी के पास खजानों और एसेंसेस का ढेर है, यहाँ तक कि इसका ये जानवर भी साधारण नहीं है। इसका बैकग्राउंड जरूर बहुत खतरनाक होगा। इसने तो एसेंस ट्रू बॉडी तक बना ली है, इससे टक्कर लेना बेकार है। वो खुद को समझा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, लानत है, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। दू किंग की हालत बिगड़ने लगी। वो आधे दिन तक बिना रुके उड़ता रहा, लेकिन फिर भी वांगलिन की परछाई तक नहीं पकड़ पाया। उसने फिर सोचा, ये जरूर किस्मत का धनी है, बड़े सेक्ट के खास शिष्यों जैसा, इसीलिए मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपनी कल्टीवेशन और खजाने मेहनत से पाए हैं। माना वो मुझसे बेहतर है, लेकिन उसके पास जो कुछ है वो जरूर ग्रैंड एम्पीरियन का दिया हुआ होगा। वो बस किस्मत वाला है। ये सोचकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर वो वांगलिन की असली पहचान और उसके 2000 साल के संघर्षों को जान लेता तो उसका दिल कभी शांत नहीं रहता। अगर दू किंग जैसा व्यक्ति केव वर्ल्ड में पैदा हुआ होता तो वो इतनी कठिनाइयों के बाद जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे आधा महीना बीत गया। इस दौरान वांगलिन कई बार अपनी गति धीमी करता और रुककर दू किंग का इंतजार करता ताकि वो पीछे न छूट जाए। लगातार 15 दिनों तक उड़ने के बाद भी मस्कीटो किंग की ऊर्जा कम नहीं हुई थी। वो अभी भी पूरे जोश में था। कई बार रूप बदलने के बाद उसकी गति इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि दू किंग जैसा माहिर कल्टीवेटर भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। उड़ते समय वो जानवर इस इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ऊर्जा को अपने अंदर सोखता रहता था, बिल्कुल किसी कल्टीवेटर की तरह। इसी वजह से उसकी गति हर पल बढ़ती जा रही थी और अब वो वांगलिन की सामान्य उड़ान से कई गुना तेज हो चुका था। दू किंग पीछे से बेहद खराब हालत में उसका पीछा कर रहा था। इन 15 दिनों में उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। हर बार जब वो वांगलिन और उस खतरनाक जानवर को आराम से उसका इंतजार करते देखता तो उसका दिल बैठ जाता। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलकते थे। उसने अपनी जिंदगी में कई भयंकर जानवर देखे थे, लेकिन ऐसी रफ्तार और ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। दू किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पहले गोल्डन प्रिंट का इस्तेमाल न करना इसकी बहुत बड़ी चाल थी। अब समझ आया कि इसके पास मुझे पीछे छोड़ने के कई तरीके थे, पर ये जानबूझकर रुकता रहा ताकि मैं पास आ सकूं। ये आदमी बहुत ही शातिर और खतरनाक है। कुछ और दिन बीते। जब दू किंग को लगा कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे देगी, तभी दूर उसे ब्लू ड्रैगन सेक्ट की पहाड़ियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उसने वांगलिन की ओर नजर डाली। वांगलिन बिल्कुल शांत था, मानो उसने कोई मेहनत ही न की हो। उसकी सांस तक नहीं फूली थी। फिर उसने उस मस्कीटो किंग को देखा जो अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों तक और उड़ सकता हो। दू किंग के पास शब्द ही नहीं बचे। जैसे ही दोनों सेक्ट के पास पहुंचे, ब्लू ड्रैगन सेक्ट के सारे शिष्य बाहर निकल आए। वो 3 एल्डर्स भी आकाश में आ गए जिन्हें वांगलिन ने सील नहीं किया था। उन्हें लगा कि उनका एंसेस्टर दुश्मन को पकड़ कर लाया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज की सांसें तेज चल रही हैं और वो थका हुआ है, जबकि वांगलिन पूरी तरह शांत खड़ा है, तो उनके होश उड़ गए। दू किंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? आओ और मेरे इस खास दोस्त का स्वागत करो। ये मेरे पुराने और अजीज मित्र हैं और इन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैंने इन्हें धन्यवाद और मेहमान नवाजी के लिए यहाँ बुलाया है। उसकी बात सुनते ही सभी शिष्य झुक गए। ये बदलाव देखकर सब हैरान थे, लेकिन अपने एंसेस्टर के डर से किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस इतना देखा कि कैसे उनका एंसेस्टर उस दुश्मन को सम्मान के साथ पीछे की पहाड़ी की गुफा की ओर ले जा रहा है। वो मध्यम आयु का एल्डर, जिसके हाथ पहले कट गए थे और अब ठीक हो चुके थे, ये सब देखकर समझ गया कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। उसने सोचा, हमारा एंसेस्टर किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि ये वांग नाम का व्यक्ति इतना ताकतवर है कि एंसेस्टर भी उससे डर गए हैं। दूसरे एल्डर्स ने भी एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनका एंसेस्टर हार चुका है।
डूकिंग वांगलिन को पीछे की पहाड़ी गुफा में ले गया। बाहर का इलाका भले ही तबाह हो चुका था, लेकिन अंदर से गुफा सुरक्षित और बेहद शानदार थी। गुफा के अंदर बड़े बड़े चमकते मोती लगे थे जो उसे किसी स्वर्ग जैसा बना रहे थे। वहाँ हर सुविधा मौजूद थी, एल्केमी रूम से लेकर मेडिटेशन रूम तक। डूकिंग ने हल्की मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, फेलो कल्टिवेटर वांग, ये जगह शायद आपके लिए साधारण हो, लेकिन जब तक हमारा सेक्ट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक आप यहीं आराम कीजिए। बाद में हम आपको इससे भी बेहतर स्थान देंगे। वांगलिन ने चारों ओर नजर डाली, बैठते हुए सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है। फिर उसने सीधे डूकिंग की आंखों में देखकर पूछा, दोस्त डू, मैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट से आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस हेवनली बुल कॉन्टिनेंट की असली अर्थ फायर वेन कहाँ है? ये सुनते ही डूकिंग समझ गया कि वो क्या जानना चाहता है। थोड़ी देर सोचकर वो उसके सामने बैठकर बोला, हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में आग की शक्ति बेहद प्रचंड है। यहाँ हर जगह आग की नसें फैली हुई हैं। कथाओं में कहा जाता है कि ये सभी नसें मिलकर एक विशाल जाल बनाती हैं जो उस विशाल बैल को दबाए रखती हैं। कहा जाता है कि उस बैल को स्वयं एक सेलेस्टियल एंसेस्टर ने मारा था और उसके शरीर से ये पूरा कॉन्टिनेंट बना, जबकि उसकी आत्मा को ये आग दबाए रखती है। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं, आज तक किसी को इसका प्रमाण नहीं मिला। डूकिंग ने आवाज़ धीमी करते हुए कहा, लेकिन एक और रहस्य है। ये आग की नसें दरअसल उसी बैल की असली नसें हैं। जिस मेन नस को तुम ढूंढ रहे हो वो सबसे बड़ी नस है जो पूरे कॉन्टिनेंट के बीच से गुजरती है, और ग्रेट सोल सेक्ट का उससे गहरा संबंध है। ये कहते ही डूकिंग ने हाथ हिलाया और चारों तरफ एक रेस्ट्रिक्शन बना दी ताकि उनकी बातें बाहर न जा सकें। वो धीमी आवाज में बोला, ग्रेट सोल सेक्ट 9 सबसे बड़े सेक्ट्स में से एक है। वहाँ बेहद ताकतवर लोग हैं, इसलिए उनके बारे में बात करते समय सावधानी जरूरी है। मेरे पास फायर एसेंस है, इसलिए मैं आग को महसूस कर सकता हूँ। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मेरे अंदर की आग दबने लगती है, जैसे कोई विशाल शक्ति उसे झुका रही हो। मेरे हिसाब से वही जगह है जहाँ मेन फायर वेन मौजूद है। वहाँ के सबसे बड़े उस्ताद एस्टीम्ड ग्रीन बुल के पास भी तुम्हारी तरह एसेंस ट्रू बॉडी है। वांगलिन की आंखें हल्की सिकुड़ी और उसने ये नाम अपने दिमाग में बैठा लिया। डूकिंग ने आगे कहा, मेरी ताकत बस इतनी है कि मैं वहाँ एक आउटर एल्डर बन सकता हूँ। मेरा एक पुराना जानकार वहाँ इनर एल्डर है, उसी की वजह से हमारे ब्लू ड्रैगन सेक्ट को उनका सहारा मिलता है। तुम्हारे पास ग्रैंड एम्पीरियन का दिया हुआ खजाना है, इसलिए वे तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी खास फायर वेन को छेड़ने की कोशिश की तो हालात बिगड़ सकते हैं। वांगलिन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने ग्रेट सोल सेक्ट के 2 शिष्यों फानशान मेंग और फानशान लू के बारे में सुना है? डूकिंग का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने कहा, फानशान मेंग? उसका नाम कौन नहीं जानता? वो वहाँ की सबसे होनहार शिष्या है और पूरे सेक्ट का गर्व है। क्या तुम उसे जानते हो? वांगलिन ने शांत भाव से कहा, बस नाम सुना है। इसके बाद उसने गुइयी सेक्ट के बारे में पूछा ताकि वो उनकी ताकत का अंदाजा लगा सके। डूकिंग ने बताया, गुइयी सेक्ट बहुत शक्तिशाली है और आजकल ग्रेट सोल सेक्ट पर भारी पड़ रहा है। वहाँ एक युन यीफेंग नाम का युवक है, बेहद प्रतिभाशाली। पुरानी पीढ़ी को छोड़ दें तो वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। मैं उससे मिल चुका हूँ, वो सच में अद्भुत है। डूकिंग को अचानक कुछ याद आया और वो बोला, युन यीफेंग की बात चली तो एक किस्सा याद आता है। उसने एक बार कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ 2000 साल ही कल्टीवेशन की है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि युन यीफेंग जैसा व्यक्ति भी अपनी तलवार निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने ये भी कहा था कि पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी उस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं है। उस समय सब लोग हैरान रह गए थे, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। मैं नहीं मानता कि कोई इतनी कम समय में इतना शक्तिशाली बन सकता है। डूकिंग ये नहीं देख पाया कि वांगलिन की आंखें एक पल के लिए चमक उठी थीं। वो आगे बोलता गया, अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता तो अब तक पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका होता और कोई ग्रैंड एम्पीरियन उसे अपना शिष्य बना चुका होता। अचानक डूकिंग रुक गया। उसने वांगलिन की ओर देखा और उसके मन में एक शक कौंध गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वांगलिन ने उसकी हालत भांप ली और तुरंत विषय बदलते हुए पूछा, अगर इस कॉन्टिनेंट में आग की नसें हैं तो क्या आसपास कहीं थंडर यानी बिजली की नसें भी मौजूद हैं? इसी सवाल के साथ ये सीन खत्म होता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।